तो परमाणु यानी एटम, ये नाम सुनते लगता है कि साइंस की किताब का कोई बोरिंग सा चैप्टर होगा, है ना? पर ऐसा है नहीं। ये तो एक कमाल की जासूसी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कई डिटेक्टिव्स ने मिलकर एक बहुत बहुत बड़े राज को सुलझाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक क्लासरूम से। यहाँ पर है संजय, जो अपनी टीचर रेणु मैम से पूछते हैं, मैम एक बात बताइए, डाल्टन ने तो कहा था कि एटम एक छोटी सी सॉलिड गेंद जैसा है, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्या ये बात सच है? रेणु मैम मुस्कुराकर कहती हैं, देखो संजय, डाल्टन का आइडिया वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, पर मजा तो तब आया जब साइंटिस्ट्स को एटम के अंदर भी कुछ मिला। उन्हें मिले और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और बस वहीं से पूरी कहानी पलट गई। समझ लो हमारी जासूसी की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो रेणु मैम बताती हैं कि इस केस के पहले जासूस कौन थे। वो थे जे थॉम्सन, और उन्होंने ही एटम के स्ट्रक्चर का, मतलब वो कैसा दिखता है, इसका पहला अंदाजा लगाया। थॉम्सन को अपना पहला सुराग मिला 1906 में, और वो सुराग था इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एटम के अंदर मिलने वाला एक बहुत ही छोटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और पता है, इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। रेणु मैम आगे समझाती हैं, देखो थॉम्सन ने एटम की कल्पना कैसे की। उन्होंने उसे एक क्रिसमस पुडिंग की तरह सोचा। मतलब उन्होंने कहा कि पूरा पुडिंग एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें सूखे मेवों की तरह यहाँ-वहाँ बिखरे हुए हैं। अच्छा, क्रिसमस पुडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो रेणु मैम कहती हैं, चलो इसे एक तरबूज से समझते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा। सोचो, तरबूज का जो पूरा लाल हिस्सा है वो है पॉजिटिव चार्ज जो हर तरफ फैला हुआ है, और उसके जो बीज हैं वो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर धसे हुए हैं। हाँ, अब ये एनालॉजी बिल्कुल क्लियर है। रेणु मैम बताती हैं कि इस मॉडल की सबसे जरूरी बात क्या थी। वो ये थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों बराबर हैं, और इसी वजह से पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और थॉम्सन की ये बात तो एकदम सही निकली। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ कह दिया और सबने मान लिया। हर अंदाजे को, हर थ्योरी को टेस्ट करना पड़ता है, और ये टेस्टिंग का काम किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और उनके एक एक्सपेरिमेंट ने तो एटम की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो रदरफोर्ड का प्लान बड़ा सिंपल था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत तेजी से चलते हुए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्हें सोने की एक बेहद पतली फॉइल पर फायर किया। और ये फॉइल कितनी पतली थी? इतनी कि उसमें सिर्फ 1000 एटम्स की मोटाई थी। बस फिर उन्हें ये देखना था कि ये पार्टिकल्स जाते कहाँ हैं। अब देखो, पहला ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सोने की फॉइल से सीधे निकल गए, मतलब आर पार, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग था। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स फॉइल से टकराकर हल्का सा अपना रास्ता बदल रहे थे, मतलब सीधे जाने के बजाय थोड़ा सा मुड़ गए। लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो तो होश उड़ा देने वाला था। हर 12,000 में से एक पार्टिकल, सोचिए सिर्फ एक, वो फॉइल से टकराकर सीधा वापस आ गया 180 डिग्री पर। रदरफोर्ड ने खुद कहा था, ये उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो पलटकर वापस आपको ही लग जाए। कमाल है ना? संजय तो ये सुनकर एकदम हैरान है। वो पूछता है, मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आखिर किस चीज ने उस पार्टिकल को इतनी जोर से धक्का देकर वापस भेज दिया? तो चलिए देखते हैं रेणु मैम कैसे समझाती हैं कि रदरफोर्ड ने इस पहेली को सुलझाया कैसे। तो रदरफोर्ड ने इस शॉकिंग रिजल्ट से 3 कमाल के नतीजे निकाले। पहला, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस। दूसरा, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और उसका लगभग पूरा वजन उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी डेंस जगह पर जमा है। और तीसरा, इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब सवाल ये है कि ये न्यूक्लियस आखिर है कितना छोटा? तो एक अंदाजा लगाइए, अगर एटम को हम एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम मान लें तो न्यूक्लियस पता है कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक छोटा सा कंचा जो स्टेडियम के बीचों बीच रखा हो। मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा तो बस खाली जगह है।
संजय के दिमाग में अब एक और बहुत बड़ा सवाल आता है। वो पूछता है, मैम, एक मिनट, अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो फिर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता? अगर ऐसा हुआ तो कोई भी एटम स्टेबल तो रह ही नहीं पाएगा। रेनू मैम कहती हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल संजय, और सच तो ये है कि रदरफोर्ड का मॉडल इस बात का जवाब नहीं दे पाया था। इस पहेली का जो आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा था उसे जोड़ा नील्स बोहर ने। देखो, बोर ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ स्पेशल फिक्स्ड रास्तों पर ही घूमते हैं। इन रास्तों को कहा गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, और सबसे जरूरी बात, इन रास्तों पर घूमते हुए वो अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं खोते। तो बोर के नियम एकदम सिंपल थे। पहला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्पेशल ऑर्बिट्स में रह सकते हैं, और दूसरा, जब तक वो इन ऑर्बिट्स में हैं वो कोई एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, मतलब रेडिएट नहीं करेंगे। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम आज एनर्जी लेवल्स या शेल्स के नाम से भी जानते हैं। और बस इसी तरह हमें एटम का वो मॉडल मिला जिसे हम आज स्कूलों में पढ़ते हैं। बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स। और इस मॉडल ने आखिरकार ये समझा दिया कि एटम्स स्टेबल क्यों होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट और बाकी था। एटम की तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई थी। 1932 में जे चैडविक ने इस पहेली का एक और टुकड़ा खोज निकाला, और वो था न्यूट्रॉन। ये भी न्यूक्लियस में ही रहता है, पर इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और एटम का जो बाकी बचा हुआ मास था वो इसी की वजह से था। तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों से मिलकर हमारा एटम तो बन गया। लेकिन ये जासूसी कहानी यह भी खत्म नहीं हुई है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई इस छोटे से न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करे? की कमाल की कहानी जानते हैं। तो संजय पूछ रहा है, मैम, एटम के अंदर आखिर है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, सब कुछ एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ। डाल्टन ने सोचा एटम मतलब एक छोटी नक्कर बॉल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। साइंटिस्ट्स को एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिले। और फिर आए हमारे पहले डिटेक्टिव जे थॉमसन एक नए आइडिया के साथ। उनका मॉडल कहता था कि एटम एक पॉजिटिव गोला है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें चिपके हुए हैं। ओह, मतलब जैसे तरबूज में बीज होते हैं, बिल्कुल वैसा? हाँ, बिल्कुल सही। पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इसे खुद टेस्ट करके देखना था। तो उन्होंने तेज अल्फा पार्टिकल्स लिए और उन्हें एक पतली सी गोल्ड फॉइल पे फायर किया। सोचा था सब आर पार निकल जाएंगे, पर कुछ तो सीधे टकराकर वापस आ गए। सब हैरान थे। रदरफोर्ड ने कहा, ये तो ऐसा है जैसे टिश्यू पेपर पर तोप का गोला मारो और वो लौट आए। तो पता चला कि एटम ज्यादातर खाली है, बस सेंटर में एक छोटा भारी न्यूक्लियस है। लेकिन मैम, इस मॉडल में भी तो कोई गड़बड़ होगी ना? हाँ, सही पकड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज करेगा, है ना? और ऐसा हुआ तो वो घूमते घूमते सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा। तो फिर एटम स्टेबल कैसे हैं? यहां एंट्री होती है नील्स बोर की। बोर ने कहा, इलेक्ट्रॉन्स खास ऑर्बिट्स में घूमते हैं जहां उनकी एनर्जी कम नहीं होती। तो ये थे हमारे 3 एटॉमिक डिटेक्टिव्स, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। तो मतलब हर नई खोज ने पिछली वाली को और बेहतर बनाया, एक पूरी पिक्चर बनाने के लिए। एकदम सही। साइंस की कहानी ऐसी ही है, ये कभी खत्म नहीं होती, हमेशा आगे बढ़ती है।